नमस्कार। बीएसजे कॉलेज राजनगर से मैं डॉक्टर बीभा कुमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास की कड़ी में आज छायावाद के साथ उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। सर्वप्रथम छायावाद शब्द पर बात करेंगे। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य के काव्य विधा में जिस युग का आरंभ होता है उसका नाम है छायावाद। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने शारदा नामक पत्रिका में अपने लेख मालाओं में किया था। उन्होंने 3-4 लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी और उसी लेख माला में जो श्री शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और जबलपुर से यह पत्रिका प्रकाशित हुई, उन्हीं लेख मालाओं की श्रृंखला में मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया और वहीं से छायावाद शब्द द्विवेदी युग के बाद की जो काव्य धारा है उसके लिए रूढ़ हो गई। इस युग को छायावाद कहा जाने लगा और लगभग सभी विद्वानों ने छायावाद शब्द को स्वीकार कर लिया। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 1901 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग का काल है, परंतु छायावाद का काल विद्वानों ने सर्वसम्मति से 1918 से लेकर 1936 तक का माना है। ऐसा इसलिए होता है कि भाषा या साहित्य में जो काल विभाजन होता है वह किसी एक भाषा की स्पष्टता या किसी प्रवृत्ति की स्पष्टता, यानी छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां हमें जहां से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है वहां से हम छायावाद का दायरा स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए साहित्य और भाषा का काल विभाजन राजनीति के काल विभाजन से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि साहित्य की जो धाराएं होती हैं वो एक कालावधि से दूसरे कालावधि में प्रविष्ट करती हैं। इसका उदाहरण देखिए थोड़ा सा, कि जैसे हमने रीति काल में बात की थी कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए, तो हमने पाया कि लक्षण ग्रंथ भक्ति काल में भी लिखे गए हैं। इसी तरह से हमने कल बात की कि द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक ने द्विवेदी युग के आखिरी दिनों में स्वच्छंदतावादी रचनाएं लिखनी आरंभ कर दी थी, लेकिन छायावाद में आकर के भी हमें स्वच्छंदतावादी रचनाएं दिखाई देती हैं। तो एक कवि, इसी तरह से जो केशव हैं जिनका हमने रीति काल में जिक्र किया और जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की, तो वो तुलसीदास के समकालीन हैं और उन्होंने राम भक्ति धारा की रचनाएं भी लिखी। यानी एक कवि एक युग की सीमा से लंबे दायरे तक लेखन करते हैं, एक कारण। दूसरा कारण, साहित्य की प्रवृत्तियां एक युग से दूसरे युग तक पहुंचती हैं, यात्रा करती हैं। इसीलिए जो साहित्य का काल विभाजन होता है वह राजनीति के काल विभाजन से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो काल विभाजन होता है वो किसी भाषा या किसी साहित्य की जिस विशेषता पर जिस युग की जिस विशेषता पर केंद्रित होता है, जहां से वह विशेषता, वह प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, वहीं से उस युग को माना जाता है। तो छायावाद का जो काल विभाजन है उसे लेकर अधिकतर विद्वानों ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि छायावाद का काल 1918 से लेकर 1936 तक का है और छायावाद शब्द
मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। मुकुटधर पांडे ने इस शब्द को सबसे पहले हमारे सामने रखा और विद्वानों ने भी इस शब्द को स्वीकार कर लिया। अब छायावाद शब्द को लेकर विद्वानों ने अलग अलग अपनी अपनी बातें कही हैं। तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को हम लोग जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द के प्रयोग को दो अर्थों में समझा जाना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जिसका संबंध काव्य वस्तु से है, जिसमें कवि उस अज्ञात अनंत प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक व्यंजनाएं करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य पद्धति या शैली के व्यापक अर्थ में जाना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और वो कहते हैं कि छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया समान अप्रस्तुत का कथन। तो इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द को दोनों ही अर्थों में समझाया, भाव पक्ष के संदर्भ में समझाया और काव्य की शैली यानी शिल्प पक्ष के संदर्भ में समझाया। तो भाव पक्ष के संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि इसका पहला जो प्रयोग है वो रहस्यवाद के अर्थ में है। अब सर्वप्रथम रहस्यवाद से आपका परिचय हुआ था कबीर की कविता के दौरान। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई प्रवृत्ति अलग अलग युग में दोहराई जाती है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि साहित्य समाज से जुड़ा है और समाज की जो प्रवृत्तियां हैं वही साहित्य में आती हैं। तो हम लोग निरंतरता से देख रहे हैं कि साहित्य की प्रवृत्तियां दोहराई जाती हैं। साहित्य की प्रवृत्तियां जो आज हैं वो हो सकता है कल न हो, लेकिन हो सकता है कि उससे अगले आने वाले युग में आ जाए। तो जिस रहस्यवाद का प्रथम परिचय हम लोगों ने कबीर के काव्य में पाया, उसी रहस्यवाद का जिक्र अब छायावाद के युग में भी हम देख रहे हैं। क्योंकि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब छायावाद शब्द के प्रयोग के अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं, तो जब वह काव्य वस्तु से इसका संबंध जोड़ते हैं तो कहते हैं कि काव्य वस्तु के संदर्भ में इसका प्रयोग रहस्यवाद के अर्थ में होता है। और देखिए यहाँ अपने वक्तव्य में उन्होंने रहस्यवाद को समझाया भी है कि जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अपना आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो छायावाद में हमें जो प्रेम दिखाई देता है अज्ञात के प्रति, वो हमें निराला के भी काव्य में दिखाई देता है, पंत के भी काव्य में दिखाई देता है और महादेवी के काव्य में तो सर्वाधिक दिखाई देता है। तो वह जो छायावाद का भाव पक्ष के संदर्भ में शुक्ल जी ने जो रहस्यवाद के प्रयोग के संबंध में उसका अर्थ बताया है वो यही है कि कवि उस अनंत अज्ञात ईश्वर को प्रेमी मानकर और अत्यंत चित्रमयी भाषा यानी छायावाद के कवियों की जो भाषा है वो चित्रमयी भाषा है। कल हम लोगों ने द्विवेदी युग पर बात की थी और द्विवेदी युग की कविता का यह थोड़ा सा कमजोर पक्ष बन रहा था कि वहाँ बहुत सारी चीजें उपलब्धियां होने के बावजूद भी कविता में जो काव्य तत्व था वो थोड़ा सा कमजोर था। और उस काव्य तत्व के कमजोर होने की एक बड़ी वजह थी इतिवृत्तात्मकता। खड़ी बोली में पहली बार कवियों ने खड़ी बोली में कविता लिखना शुरू किया था। अब जब पहली बार खड़ी बोली में काव्य लेखन शुरू किया था तो निश्चित रूप से खड़ी बोली को कविता का आकार लेने में समय लग रहा था।
या कह सकते हैं कि ये एक नवीन प्रयोग था। जिस प्रकार विज्ञान में कोई नवीन प्रयोग एक दिन में सफल नहीं होता, जैसे विज्ञान में हर प्रयोग एक कदम के बाद दूसरा कदम होता है, और आज जिस प्रयोग को शुरू किया होता है हो सकता है कि उसके दूसरे तीसरे चौथे स्तर तक जाते जाते वह प्रयोग सफलता को प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार का प्रयोग द्विवेदी युगीन कवि कर रहे थे, और उन लोगों ने खड़ी बोली को काव्य में शुरू किया था, काव्य लेखन खड़ी बोली में आरंभ किया था। अब तक यह माना जाता था कि काव्य लेखन की क्षमता सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में है, क्योंकि ब्रज भाषा में ही माधुर्य है, ब्रज भाषा में ही लालित्य है और ब्रज भाषा में ही लोच है। जबकि खड़ी बोली एक रूखी सूखी सी भाषा है, और खड़ी बोली की जो तीक्ष्णता है वो कविता के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। परंतु द्विवेदी युगीन कवियों ने एक प्रयास किया और उन्होंने काव्य लेखन किया, परंतु उस काव्य लेखन में अधिकतर तुकबंदी जैसी कोशिश थी, और इतिवृत्तात्मकता के कारण काव्य तत्व थोड़ा सा कमजोर पड़ता था, और कवियों को यह लग रहा था कि शायद यह प्रयास बहुत सफल नहीं होगा। परंतु प्रबंधात्मकता इतनी प्रबल थी कि द्विवेदी युगीन काव्यों ने कई खंड काव्यों की रचना कर दी, और उन खंड काव्यों के विषय में हम लोग कल जान चुके हैं, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भारत भारती और साकेत और प्रिय प्रवास जैसे खंड काव्य हैं। लेकिन छायावाद तक आते आते यह खड़ी बोली एक कोमल कांत भाषा का रूप लेने में पूरी तरह से सक्षम हो जाती है, और इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ उन सभी कवियों को जाता है जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बताए हुए निर्देशों का पालन किया। यानी कल हमने सरस्वती पत्रिका और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की बात की थी। तो जब छायावादी काव्य के हम रूप की बात करते हैं तो केवल 18 वर्षों के अंतर्गत ये कविताएं लिखी गई हैं, यानी ये पूरा ही कालावधि मात्र 18 वर्षों का है। परंतु उस 18 वर्ष के दौरान भाव पक्ष एवं शिल्प पक्ष दोनों ही स्तर पर काव्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावाद शब्द का अर्थ समझाया वो उन्होंने उसके भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों स्तरों पर समझाया। यानी काव्य पक्ष के आधार पर उसका संबंध उन्होंने रहस्यवाद से जोड़ा, जहां कवि उस अज्ञात और अनंत प्रियतम को आलंबन बनाता है, और उन्होंने छायावाद का जो काव्य शैली से संबंध जोड़ा, वहां पर यह कहा कि प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन होता है, और वह अप्रस्तुत कैसा होता है, तो प्रस्तुत की छाया होती है जो उसके अर्थ की व्यंजना करवाती है। यानी प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का प्रयोग छाया का बोधक है। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द को बहुत अच्छी तरह समझाया, ताकि हम पाठक छायावादी काव्य के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही पक्षों में छाया के संदर्भ को जान सके। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या है। अब यह देखिए कि इन्होंने किस तरह से छाया को समझाने की कोशिश की कि प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य, किंतु वह सूक्ष्म सौंदर्य कैसा है, व्यक्त है, और उसमें हमें आध्यात्मिक छाया, यानी जिस रहस्यवाद से छायावाद का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा, कहीं न कहीं उसी अज्ञात से संबंध जोड़ने की बात आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी स्वीकार कर रहे हैं। तो जो छायावादी काव्य है वहां पर जो प्रियतम है वह अज्ञात है, और इसके साथ साथ जो काव्य शैली है उसमें चित्रात्मकता और उसमें कोमलता को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। प्रस्तुत का कथन नहीं है, प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर नामवर सिंह
अपनी पुस्तक छायावाद में छायावाद को अलग ही तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, जो भी उसका अर्थ हो, लेकिन छायावाद पंत, निराला, महादेवी, प्रसाद, इन सब की उन कविताओं का द्योतक है जो 1918 से लेकर के 1936 तक लिखी गई। और 1918 से 1936 तक के मात्र 18 वर्षों के अंतराल में कविता एक बड़ी यात्रा करती है। यानी हमारे पास जो गद्यात्मक प्रवृत्ति थी कविता में, या तुकबंदी की प्रधानता थी, वो छायावाद तक आते आते सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है, कोमलता को प्राप्त हो जाती है। वहाँ हमारे पास मानवीकरण और विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकार आ जाते हैं जो अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से आए हैं। और हमारे पास जो पारंपरिक अलंकार थे, जो भक्ति काल में, रीति काल में जिनका प्रयोग हो रहा था, वो सभी अलंकार तो यहाँ बहुतायत से प्रयोग होते ही रहे, पर उसके साथ साथ मानवीकरण और विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का प्रयोग भी कवियों ने शुरू कर दिया। नामवर सिंह आगे चलकर कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्याभिव्यक्ति है, या काव्य में अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहती है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यानी हमारे देश की जो परिस्थितियां भारतेंदु युग में थी, हम जो ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, वह द्विवेदी युग में भी बनी रही और वह छायावाद के युग में भी बनी हुई थी। क्योंकि हमारा देश जाकर आजाद होता है 1947 में, और हमारा छायावाद का काल है 1918 से 1936। तो हमारे भारतेंदु युग के कवि और द्विवेदी युग के कवि जिन कुप्रथाओं से, कुरीतियों से, रूढ़ियों से मुक्त होना चाह रहे थे, वो प्रयास छायावादी कवियों ने भी किया। और इसीलिए नामवर सिंह ने यह कहा कि यह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्याभिव्यक्ति है। काव्य में अभिव्यक्त करने का एक प्रयास किया कवियों ने, कि जिस राष्ट्रीय जागरण के दो पहलू थे, कि एक तो हम अपनी कुप्रथाओं से, अपनी पुरानी रूढ़ियों से मुक्त हो जाएं, और दूसरी तरफ हम इस विदेशी शासन की परिधि से मुक्त हो जाएं। तो छायावाद को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास किया, जिससे जो दो चार प्रमुख अर्थ निकल करके आते हैं, वो यही निकल करके आते हैं कि एक तो इसमें अज्ञात के प्रति प्रेम है, दूसरे इसमें जो काव्य शैली है, वो जो काव्य की पद्धति है, उसमें अप्रस्तुत का महत्व बढ़ गया है, तीसरे हम अपनी रूढ़ियों से, अपनी कुप्रथाओं से, अपनी कुरीतियों से मुक्त होने के प्रयास में हैं, चौथे हम विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्त होना चाहते हैं। तो इन तमाम विशेषताओं के कारण छायावाद में जो प्रवृत्तियां उभर करके आती हैं, वो प्रमुख रूप से प्रवृत्तियां हैं वैयक्तिकता, भाव प्रवणता, मानवतावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, स्वच्छंदतावाद, प्रकृति चित्रण, कल्पना का प्राधान्य और कोमल कांत भाषा का प्रयोग। भाषा में कोमल प्रयोग जो द्विवेदी युग में हमने नहीं प्राप्त किया था। द्विवेदी युग में हमने एक प्रयास किया था जिसे हमने यहाँ आकर के छायावाद में प्राप्त किया। अदिति का एक सवाल है कि छायावाद में स्त्रीवादी स्वर उपेक्षित क्यों है? महादेवी के अलावा प्रगाढ़ स्त्रीवादी हस्ताक्षर नहीं मिलते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है, फिर भी अभिव्यक्ति की कमी पाई जाती है, ऐसा क्यों? इसका जो कारण मैं समझ पाती हूँ कि एक तो उस समय जो हमारी लेखिकाएं थी, कवित्री थी, वो बहुत खुल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करती थी, क्योंकि इनको महादेवी को आधुनिक मीरा हर स्थान पर कहा गया है। महादेवी वर्मा ने भी अपने काव्य में जो अभिव्यक्तियां की हैं, उसमें उस अज्ञात के प्रति प्रेम है, जिसकी बात अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा में हम लोगों ने देखी। उन्होंने भी दुख को प्रकट किया और अपने आप को गौतम बुद्ध के दर्शन से जोड़ा, लेकिन देश की परिस्थितियों से जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने अभिव्यक्तियां दी, या जिस प्रकार से निराला ने दी,
उतनी स्पष्ट अभिव्यक्तियां महादेवी के काव्य में थोड़ा कम है। हालांकि महादेवी वर्मा ने मानवतावाद पर बहुत बल दिया है और उनकी जो गद्य विधाएं हैं उसमें भी उन्होंने मानव मात्र के जो मानव का जो अधिकार है, मानव को जो प्राप्त होना चाहिए, मानव का जो आत्मसम्मान है, उन सब को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा लेखन किया है। लेकिन देश की जो गतिविधि थी, जैसे हम जयशंकर प्रसाद के यहाँ कविता देख रहे हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, या हम फिर कविता देख रहे हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। एक तो ये पक्ष हुआ कि जो हमारी लेखिकाएं थीं उन्होंने प्रेम और अज्ञात के प्रेम, प्रकृति चित्रण, दुखवाद, इन पर ज्यादा अपने आप को केंद्रित किया। लेकिन हमारे आलोचकों ने जिन्होंने इतिहास लेखन किया उन्होंने भी इन स्त्री लेखिकाओं के साथ, कवित्रियों के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं वो छायावादी काल की ही रचनाएं हैं, परंतु उनकी रचनाओं को बस राष्ट्रवादी धारा की कविताएं कह करके और उन्हें छायावाद के आरंभ से थोड़ा पहले की कविताएं कह करके उसको एक अलग श्रेणी बना दिया कि ये राष्ट्रीय धारा की कविताएं में माखनलाल चतुर्वेदी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान है। परंतु सुभद्रा कुमारी चौहान ने यदि झांसी की रानी लिखी है तो दूसरी तरफ उन्होंने और भी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसको छायावादी कविता के अंतर्गत हम रख सकते हैं, जहाँ की बालिका का प्रश्न भी है, जहाँ पर मंदिर में प्रवेश को लेकर भी प्रश्न है। यानी ऐसे अनेक विषय हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में जिसे जितना पर्याप्त स्थान छायावाद के साहित्य में दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया, क्योंकि जो स्त्री लेखिकाएं हैं, कवित्रियां हैं, उन सब का जो योगदान है उसे संपूर्णता से इतिहास पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया। क्योंकि जब एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यदि हम उसको उठाकर पढ़ते हैं तो वहाँ दिखाई पड़ता है कि जो स्त्री रचनाकार हैं उनकी जो लेखनी है वह भी समग्रता से छायावाद के काल में सक्रिय हैं और उन्होंने भी देश की स्थिति को और अज्ञात के प्रेम को और मानवतावाद को, इन सभी विषयों को अपने लेखन में लिया है। परंतु हुआ यह है कि इतिहासकारों ने अब जैसे कि छायावाद की जब बात करते हैं तो हमारे पुस्तकों में 4 नाम आते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। परंतु और भी जो स्त्री लेखिकाएं थीं उस समय जिन्होंने लेखन किया उन पर बहुत अधिक प्रकाश नहीं दिया गया है और शायद इसीलिए एक अभ्यास बन गया है कि छायावाद का जब हम अध्ययन करते हैं या छायावाद की जब हम चर्चा करते हैं तो इन महिला लेखिकाओं में मुख्य रूप से हम महादेवी वर्मा पर ही बात करके रह जाते हैं। और ये जो अदिति ने लिखा है कि आलोचकों ने स्त्रीवाद के साथ न्याय नहीं किया, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी जो किताबें पढ़ी हैं और जो हम लोगों ने भी अपने शिक्षकों से पढ़ा है उसमें मुख्य रूप से ये 4 नाम बता दिए जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं और उसमें एकमात्र कवित्री हैं जिसका नाम महादेवी वर्मा का नाम आता है। परंतु जो मैंने स्वयं अध्ययन से पाया वो ये पाया कि यदि हम बाकी कवित्रियों की तो बाद में बात करेंगे क्योंकि उन सब पर मेरा भी बहुत अध्ययन नहीं है, परंतु मैंने जब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पढ़ा, जो जहाँ तक मुझे याद है सुमन राजे इसकी लेखिका हैं, यदि मैं गलत नहीं याद कर पा रही हूँ, सही याद कर पा रही हूँ तो सुमन राजे इसकी लेखिका हैं और उसमें उन्होंने उन सभी कवित्रियों का नामोल्लेख किया है, उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है जो इस काल में समग्रता से, सक्रियता से लेखन कर रही थी, परंतु इतिहास पुस्तकों में उनका उस तरह से जिक्र हमें दिखाई नहीं देता है। यदि सुभद्रा कुमारी चौहान की ही बात करें तो उनके लेखन को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, जितना उनका लेखन है उस हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी हम लोग छायावाद का आरंभ करते हैं तो ये बताया जाता है कि द्विवेदी युग और छायावाद के संधि स्थल पर हमारे पास कुछ राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, जिसमें मुख्य रूप से माखनलाल चतुर्वेदी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो यह जो एक प्रश्न अभी अदिति ने उठाया है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उपयुक्त है और उस पर अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि एक जो हम लोगों ने पारंपरिक रूप से इतिहास का अध्ययन किया है और उसमें जाना है कि छायावाद के ये 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं और इन्हीं चारों की रचनाओं पर बात करके और इन चारों के साहित्य के आधार पर हम भाषा की और भाव पक्ष की बात करके छायावाद को समेट देते हैं और हमें लगता है कि छायावाद का अध्ययन पूरा हो गया। तो निश्चित रूप से इस पर और अध्ययन किए जाने की और शोध किए जाने की आवश्यकता है,
क्योंकि जो स्त्री रचनाकार उस समय लिख रही थी, इसी तरह से स्त्री रचनाकार की बात वहाँ पर जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में है, उसमें छायावाद से पहले भी उन सभी युगों में उन स्त्री रचनाकारों की बात की गई है जिनको प्रमुख इतिहास पुस्तकों में स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जिन इतिहास पुस्तकों को आधार ग्रंथ मान करके पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, उन पुस्तकों में जिन लेखिकाओं का जिक्र नहीं है, निश्चित रूप से वो लेखिकाएं हमारी स्मृति से भी कहीं हट जाती हैं। क्योंकि जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, वो पुस्तक भी मैंने बहुत बाद में पढ़ी है। मुझे लगता है कि मैंने 2015 में यह पुस्तक पढ़ी है, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास मुझे लगता है कि जब से मेरी स्मृति है तब से मैं पढ़ रही हूँ, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो या डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास हो। तो जो हम लोगों ने पढ़ने का एक पैटर्न बना लिया हुआ है और उसी पैटर्न को हम लोग लगातार रिपीट कर रहे हैं, उससे हमें आगे निकल करके यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारे आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, यदि भक्ति काल में हमारे पास मीरा का ही काव्य मिलता है और अक महादेवी का बहुत थोड़ा सा काव्य हमें प्राप्त होता है, तो क्या और जो रचनाकार थे जिनके बारे में हमें और पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है, क्या उन पर नए सिरे से रिसर्च नहीं किया जाना चाहिए? और उसका उत्तर है कि बिल्कुल किया जाना चाहिए और बिल्कुल इस पक्ष को हमें समझने की आवश्यकता है। ये हमारे समय की मांग है कि हम लोगों ने अब तक इतिहास को जितना जाना और पढ़ा है, क्या उतना ही इतिहास है या उसमें और भी स्त्री रचनाकारों का योगदान है? तो अदिति, आपके इस प्रश्न ने मुझे भी एक दिशा दी है और जो मैंने 2015 में पुस्तक पढ़ी थी उस पर मुझे फिर से नए सिरे से सोचने को विवश किया है। तो मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा कि छायावाद के ये 4 स्तंभ कवि हैं और इन 4 स्तंभ कवियों को पढ़ करके हम लोग छायावाद को संपूर्ण रूप से मान लेते हैं कि हमें छायावाद का अध्ययन हमने कर लिया। तो छायावाद के इन और रचनाकारों पर हम लोग और अध्ययन करेंगे और उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अभी मैं बात कर रही थी कि छायावाद के बारे में जो नामवर सिंह ने कहा कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु यह उन कविताओं का द्योतक है जो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी ने 1918 से लेकर 1936 के दौरान लिखा। और छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्याभिव्यक्ति है जो एक ओर अपनी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। और यह प्रयास शुरू हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से, क्योंकि जब हमारे पास नवीन वैज्ञानिक तकनीकी आई और औद्योगिक प्रगति आई और हमारे पास एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हुई और जब हम लोगों ने मानववादी दृष्टि से सोचना शुरू किया, तब हम लोगों ने यह जाना कि हमारी जो कुप्रथाएं हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, हमारी जो रूढ़ियां हैं, उससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्त होकर के भी हम मुक्त नहीं होंगे। यानी हमारी गुलामी 2 स्तरों पर है, एक तो अपनी कुप्रथाओं की गुलामी और दूसरी तरफ विदेशी पराधीनता की गुलामी। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को इन दोनों ही बिंदुओं पर मुक्ति का प्रयास बताया है और काव्याभिव्यक्ति बताई है। निश्चित रूप से हमारे पास छायावाद के जो प्रमुख 4 कवि हैं, जिन 4 कवियों के आधार पर अब तक हम लोग इतिहास को पढ़ते रहे हैं और जिस विषय को आप जिस रूप में पढ़ते चले आते हैं बचपन से, बिल्कुल उसी रूप में आप उस अवधारणा को समझ लेते हैं और उसके साथ किसी नई अवधारणा को जोड़ने के लिए आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है, जो अब आज के समय की मांग बन गई है और हम लोगों को निश्चित रूप से उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। तो सर्वप्रथम प्रकृति चित्रण की जो बात आती है छायावाद में, जो पंत के काव्य के माध्यम से आती है, और सुमित्रा नंदन पंत के लिए कहा जाता है कि इन्होंने भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इनकी काव्य भाषा को, इनके काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई जाती है, जो खड़ी बोली में लगभग दुर्लभ सी जो विशेषता थी उसको इन्होंने सुलभ बना दिया। और स्वयं पल्लव की भूमिका में ये लिखते हैं कि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में भी अंतर होता है, जिसमें उन्होंने भौं और भ्रिकुटी का उदाहरण दिया है कि जब आप भौं कहते हैं तो उससे
क्रोध का भाव प्रकट होता है, लेकिन जब आप भ्रिकुटी कहते हैं तो कटाक्ष का भाव प्रकट होता है। तो सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति प्रेम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी और उन्होंने ऐसी पंक्तियां भी दी कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। यानी प्रकृति प्रेम, फिर उसी अज्ञात आलंबन। जैसा कि आधुनिक काव्य की एक विशेषता है कि आधुनिक काव्य किसी आवरण को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि भक्ति काल के लिए कहते हैं कि भक्ति काल में जो प्रेम है वह प्रेम एक प्रकार का आवरण है, वहाँ भक्ति का आवरण लिया गया, ऐसा आलोचक कहते हैं। मैंने पढ़ा है, ये मेरी उक्ति नहीं है। फिर दूसरी तरफ रीति काल में आकर कहा जाता है कि आवरण को हटा दिया, परंतु आवरण को इसलिए हटाया गया क्योंकि वहाँ राजाओं को प्रसन्न करना था, राजाओं का मनोरंजन करना था। परंतु छायावाद में वैयक्तिकता की प्रधानता हो गई थी और कवियों ने मैं की शैली भी अपना ली थी, परंतु बावजूद उसके जो अज्ञात के प्रति प्रेम था, चाहे हम पंत के काव्य को देख लें, चाहे हम महादेवी वर्मा के काव्य को देख लें, यहाँ तक कि निराला के भी काव्य को देख लें, तो वहाँ पर जो प्रेम का चित्रण है वो प्रकृति के माध्यम से और आवरण के माध्यम से और बहुत बार अज्ञात को आलंबन बनाकर चित्रित हुआ है। और उस रहस्यवाद की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने छायावाद के प्रयोग का जो पहला अर्थ दिया है वो रहस्यवाद के अर्थ में दिया है। तो यह जो आवरण है जहाँ पर अज्ञात के प्रति प्रेम है वो लगभग इन सभी कवियों के यहाँ हमें प्राप्त होता है। जैसे निराला की जूही की कली में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जूही की कली नायिका है और जो पवन है वो नायक है। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसमें कि वैयक्तिकता है, कल्पना की प्रधानता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा है, इत्यादि प्रवृत्तियां जिनका अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी नाम लिया, ये सभी प्रवृत्तियां कहते हैं कि छायावादी जो काव्य थी वो सूक्ष्म काव्य धारा थी। यानी हम लोग रीति काल में स्थूल काव्य धारा में चल रहे थे, वहाँ जो सौंदर्य का चित्रण था वो मांसल था, शरीर का चित्रण था और इसीलिए स्थूल था। और जो छायावाद में चित्रण है वो सूक्ष्म है और वहाँ आत्मा की प्रधानता है, वहाँ अज्ञात तत्व के प्रेम की प्रधानता है, वहाँ प्रकृति की प्रधानता है और प्रकृति के प्रेम के कारण स्त्री की उपेक्षा है। परंतु इन सभी बिंदुओं को मुझे लगता है कि पुनराध्ययन करने की आवश्यकता है, फिर से इन पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि जूही की कली को हम देखें तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि एक आवरण का सहारा लिया गया है और उसमें एक काव्य सौंदर्य भी। यदि संध्या सुंदरी का हम देखते हैं चित्रण तो इसे मानवीकरण इस युग की जो एक मुख्य विशेषता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि छायावाद में हमारे पास जो रीतिकालीन और भक्तिकालीन जो पारंपरिक जो हमारे पास अलंकार थे उनका प्रयोग तो यहाँ सुचारू रूप से हम कर ही रहे थे, परंतु अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर के जो स्वच्छंदतावाद को हम लोगों ने ग्रहण किया और अंग्रेजी में जो पर्सोनिफिकेशन था और विशेषण विपर्यय जैसे अलंकार थे उसको हमने यहाँ मानवीकरण और विशेषण विपर्यय के रूप में स्वीकार किया। तो उसकी जो सुंदरता है वह, उसकी जो चित्रात्मकता है वह अपनी जगह है, लेकिन आगे चल करके प्रगतिवाद में या प्रयोगवाद में जाकर के हम जितना मुखर रूप साहित्य का देख पाते हैं, काव्य का जो मुखर रूप हमारे सामने आता है, जहाँ पर एक लघु मानव के अधिकार की बात जितनी स्पष्टता से हो पाती है या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्टता से हो पाती है, उतनी छायावाद के आरंभिक दौर में नहीं है। छायावाद का भी जो दौर है बेशक वह छोटा ही काल समय है, 18 ही वर्षों का काल समय है, परंतु यदि हम उस युग का विकास देखें तो उस 18 वर्षों के काल में बहुत लंबी यात्रा तय होती है। क्योंकि छायावाद में जिस समय पंत का ही उदाहरण लें तो वो जब लेखन शुरू करते हैं तो प्रकृति चित्रण से आरंभ करते हैं और उनका जो पहला दौर है उनके लेखन का वो सौंदर्यवादी दौर है, जिसमें वो वीणा, ग्रंथि जैसी रचनाएं करते हैं और इस दौर की जो उनकी प्रौढ़ रचना है वो पल्लव के रूप में प्राप्त होती है और पल्लव की भूमिका में उन्होंने स्वच्छंदतावाद को भी समझाने की कोशिश की है, अपनी भाषा को भी उन्होंने बताने की कोशिश की है और उसी का वह पाठ है, उसी का वह हिस्सा है जो मैंने पर्यायवाची शब्दों वाला एक उद्धरण दिया था सुमित्रानंदन पंत का। तो सुमित्रानंदन पंत का जो पल्लव है वो उनके काव्य विकास का जो पहला खंड है, जिसको हम सौंदर्य
सौंदर्य प्रधान उनकी रचनाएं कह सकते हैं, उसमें पल्लव सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है और उनके उस दौर की अंतिम रचना गुंजन है। अब एक ही कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन इनके काव्य लेखन के विकास को यदि हम देखें तो जब ये सौंदर्य वाले दौर से निकल करके प्रगतिवाद वाले दौर में पहुंचते हैं और छायावाद और प्रगतिवाद होते हुए इनकी यात्रा तय होती, यानी ये जितने भी कवि हैं छायावाद में, यदि हम पंत की बात करें तो छायावाद में भी लिख रहे थे, प्रगतिवाद में भी लिख रहे थे। निराला की बात करें तो छायावाद में भी लिख रहे थे, प्रगतिवाद में भी लिख रहे थे। तो वहां से यदि इनके सौंदर्यवादी जो इनके लेखन का विकास है, जब वो प्रगतिवादी लेखन के दौर में जाते हैं और वहां पर युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जैसी रचनाएं प्राप्त होती है, और उससे और आगे चल करके उनका तीसरा चरण आता है जहां वो आध्यात्मिक रचनाएं लिखने जाते हैं, आध्यात्मिकता पर बल देने लगते हैं और हमारे पास स्वर्ण धूलि जैसी रचनाएं आ जाती हैं। तो यह जो छायावाद का कालक्रम है, यह भाव पक्ष के आधार पर भी और शिल्प पक्ष के आधार पर भी एक बेहतरीन विकास का उदाहरण देता है, यानी कम समय में बहुत सारी यहाँ पर हमें विविधताएं दिखाई देती है और एक लेखक, एक कवि के भी बढ़ते हुए कद को यहाँ पर हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम निराला का उदाहरण लें तो इनकी भी जो आरंभिक रचनाएं हैं छायावाद की, उसमें हमें जूही की कली जैसी रचनाएं प्राप्त होती है, परंतु आगे चलकर प्रगतिवाद को स्पर्श करते करते ये कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं और वह तोड़ती पत्थर जैसी रचनाएं करने लग जाते हैं। तो छायावाद का जो मात्र 18 वर्षों का कालक्रम है, उस 18 वर्षों के कालक्रम के साहित्य को मुख्य रूप से हमारे आलोचकों ने, विद्वानों ने इतिहास की पुस्तकों में समझाया है और जिसको पढ़ते लिखते हुए, सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। परंतु आज समय की आवश्यकता है कि हमें इन सभी बिंदुओं पर फिर से जानने समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम जयशंकर प्रसाद के ही लेखन की बात करते हैं तो उनकी जो कुछ कविताएं हैं, यदि हम आंसू की बात करें तो एक तरफ वो आंसू जैसी कविता, लहर जैसी कविता लिखते हैं, तो दूसरी तरफ हिमाद्री तुंग श्रृंग जैसी कविता लिखते हैं, तो फिर बीती विभावरी जागरी जैसी कविता भी लिखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि अलंकार सौंदर्य है, रूपक है और प्रकृति को वहां भी उन्होंने मानवीकरण की तरफ, वहां रूपक तो है ही, मानवीकरण भी है। तो यह जो बार बार कवियों ने प्रकृति को नारी का रूप दिया है और नारी का जो चित्रण किया है उसे एक आवरण प्रकृति के माध्यम से दिया है, तो इन सारे विषयों को फिर से समझने और जानने की आवश्यकता महसूस होती है। तो बहरहाल 18 वर्षों के इस कालक्रम को यदि हम देखते हैं तो हमारे पास जो वैयक्तिकता की प्रधानता यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें कहते हैं कि यह जो लेखकों ने, खास करके निराला की जो पंक्ति है जहाँ वो कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, तो यह जो मैं है यह वास्तव में कवि का मैं नहीं है, यह वास्तव में ऐसा मैं है जो मैं के माध्यम से पूरे समाज को अभिव्यक्त कर रहा है, पूरे समाज का स्वर है। वह जो मैं होकर के प्रकट हो रहा है वह सिर्फ कवि का मैं नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज का मैं है। क्योंकि भारतेंदु युग से जो एक यात्रा आरंभ हुई थी जिसमें आम व्यक्ति को, आखिरी व्यक्ति को, समाज के आखिरी व्यक्ति को जो साहित्य में स्थान दिलाने की जो एक आवश्यकता महसूस हो रही थी भारतेंदु युग से ही, उसी प्रयास में छायावाद तक आते आते हम लोग एक मुकाम प्राप्त करते हैं और नई कविता तक जाते जाते उसमें कवियों को विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। यानी एक आम व्यक्ति की जो जगह है, एक लघु मानव की जो जगह है, वो भारतेंदु युग से तलाशते तलाशते नई कविता तक जाते जाते ऐसा लगता है कि कविता में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त हो गया है। तो छायावाद के जो 18 वर्षों की जो रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुखता से इन्हीं 4 कवियों की रचनाओं पर बल दिया गया है। महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं उसमें दुख का और गौतम बुद्ध के दर्शन का, दुखवाद का और अनेक स्थानों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी दर्शन दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविताएं हैं, इसमें कल्पना की प्रधानता है, सौंदर्य का चित्रण है, प्रेम का चित्रण है और काव्य पक्ष में भाषा की जो परिनिष्ठित भाषा है, यानी हमारे पास खड़ी बोली में जो साहित्य उपलब्ध हुआ, काव्य साहित्य उपलब्ध हुआ, वो पहली बार छायावाद में ही प्राप्त हुआ और पहली बार खड़ी बोली में हमें इतनी उच्च स्तर की कविताएं प्राप्त हुई। और यह भी माना जाता है, आलोचकों का ऐसा मानना है कि
प्रगतिवाद और नई कविता और समकालीन कविता तक आते आते जो हमारी कविता का स्वर है वो फिर से बोलचाल की भाषा में परिणत हो जाता है। यानी जिस तरह की, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र ने नई कविता के दौर में ये कह दिया कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, यानी बोलने की भाषा एक बार फिर से नई कविता तक आते आते काव्य की भाषा बन जाती है। तो काव्य में यदि हम खड़ी बोली की भाषा की बात करें, ब्रज भाषा के अतिरिक्त यदि हम कोमल भाषा की बात करें, तो खड़ी बोली में छायावाद ही एक ऐसा युग है जहां पर हमें खड़ी बोली का कोमल रूप, परिनिष्ठित रूप, संस्कृत निष्ठ रूप और प्रांजल रूप प्राप्त होता है। तो पंत समेत निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद ने तो अपने नाटकों में भी गीतों की योजना की है, और अरुण यह मधुमेह देश हमारा और हिमाद्रि तुंग श्रृंग से ये दोनों गीत चंद्रगुप्त नाटक से ही लिए गए हैं, जिनको हम स्वतंत्र कविता के रूप में भी पढ़ते हैं और नाटक के मध्य में वो गीत के रूप में भी हम पढ़ते हैं। तो उनकी जो भाषा है जिसमें एक तरफ मुझको न मिला रे कहीं प्यार जैसी शब्दावली है, तो दूसरी तरफ बीती विभावरी जागरी। इंटरनेट की थोड़ी सी समस्या हो गई थी, इसलिए बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे। चलिए फिर से जुड़ते हैं। नमस्कार। बात कर रहे थे कि छायावाद में 18 वर्षों में जो काव्य का विकास हुआ, चाहे हम भाव के स्तर पर देखें या शिल्प के स्तर पर देखें, तो यह कविता का बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत विकास है। यानी मात्र 18 वर्षों में हमने कविता के श्रेष्ठ रूप को प्राप्त किया। जहां द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मक कविताएं लिखी जा रही थी, वहीं पर छायावाद युग तक आते आते हमारे पास परिनिष्ठित भाषा में और सुंदरतम भाषा में कविताएं लिखी जा रही हैं, जिसमें संध्या सुंदरी, मुझको न मिला रे कहीं प्यार, या हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, या महादेवी वर्मा की यदि हम पंक्तियां देखें तो जहां वो कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। यानी समग्रता से हम देखते हैं कि खड़ी बोली का एक परिनिष्ठित रूप, एक प्रांजल रूप, एक संस्कृत निष्ठ रूप हमें प्राप्त हो जाता है। तो कविता जो यहाँ यात्रा करती है इन 18 वर्षों में, द्विवेदी युग से छायावाद तक आते आते और छायावाद से प्रगतिवाद तक जाते जाते 1918 से लेकर 1936 के दौरान जो काव्य की यात्रा है, वहाँ पर खड़ी बोली की कविता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचती है, भाव के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी। वहाँ पर व्यक्ति को भी स्थान मिला है, वहाँ प्रेम को भी स्थान मिला है, वहाँ मानवतावाद की भावना को भी स्थान मिला है, वहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी स्थान मिला है और कल्पना को भी स्थान मिला है। जो स्वच्छंदतावाद की भावना है उसे भी स्थान मिला है। इसके साथ साथ जो काव्य सौंदर्य है वो थोड़ा सा भी, यदि हम भक्ति काल या रीति काल की तुलना में यदि काव्य पक्ष को देखें तो कहीं भी कमतर नहीं है, लगभग कमोबेश बराबर ही है। भाव के स्तर पर बात करें या शिल्प के स्तर पर बात करें, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में देखें या निराला की कविताओं में देखें, क्योंकि निराला ने इसी युग में 2 लंबी कविताओं की रचना की, जिसमें से सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा प्रमुखता से इनकी 2 कविताएं हैं जो लंबी कविताएं हैं, और जो हिंदी साहित्य के लिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तुलसीदास भी है, उनकी जो लंबी कविताएं हैं उसमें तुलसीदास भी है, राम की शक्ति पूजा है और सरोज स्मृति है। और यहाँ जो मैं शैली की बात मैं कर रही थी कि इसमें छायावाद में जो कवि मैं की शैली पर अपना करके कविता लिखते हैं, तो वह जो मैं है वो कवि का मैं नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज का मैं है। उसमें पूरा समाज चित्रित है, पूरे समाज का जो दर्द है वह कवि के मैं के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। और निराला ने ये कहा भी है कि मैंने मैं शैली अपनाई। और निराला के काव्य में देखें तो वहाँ पर उन्होंने जो मानवतावाद की भावना है उसको उन्होंने बहुत प्रमुखता से स्वर दिया है। और उनकी जो कविता है जिसमें वो मानव को मानव से नहीं भिन्न कहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे हो वह श्वेत अथवा कृष्ण अथवा क्लीन, मानव से नहीं भिन्न। तो निराला की जो ये पंक्ति आती है जहां वो कहते हैं कि मानव से नहीं भिन्न, तो यह जो मानवतावाद की भावना है जिसकी हम लोग शुरुआत देखना शुरू कर देते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही समय से, वह छायावाद तक आते आते एक मुकाम को प्राप्त कर लेती है और आगे चल करके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से होते हुए नई कविता तक जाते जाते जो लघु मानव है उसे एक विशेष स्थान प्राप्त हो जाता है।
तो इस छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत, तो पंत के जो काव्य की जो 3 अवस्थाएं हैं, उनकी जो यात्रा है उसके बारे में हमने बात की। और निराला के काव्य में भी हमने देखा कि एक ओर प्रेम का चित्रण है, दूसरी ओर वैयक्तिकता का चित्रण है, तो तीसरी ओर उन्होंने तुलसीदास जैसे चरित्र पे लंबी कविता लिखी। तो अपने जीवन की भी उसमें अभिव्यक्ति है, जो सरोज स्मृति में एक तरह से उन्होंने अपनी और अपनी पुत्री के अपने जीवन के समस्त पक्षों को उन्होंने सरोज स्मृति में खोल करके चित्रित किया है। यहाँ तक कि संपादकों के जो पत्र आते थे, जो निराशाजनक पत्र होते थे, उन सब का भी उल्लेख निराला ने अपने सरोज स्मृति कविता में कर दिया है। तो व्यक्ति की जो बात है, वैयक्तिकता है, उस वैयक्तिकता को सामाजिकता से जोड़ दिया है छायावाद में। और वहाँ जो वैयक्तिकता है वो एक व्यक्ति के जीवन का सच पूरे समाज का सच बन गया है, या एक व्यक्ति के जीवन की जो समस्या है वो पूरे जीवन की समस्या बन गई है। और कल्पना की जो प्रधानता है, हम लोगों ने देखा कि आदिकाल में भी कल्पना की प्रधानता थी, लेकिन आदिकाल में जो कल्पना की प्रधानता थी उसका उद्देश्य मनोरंजन था। परंतु यहाँ जो कल्पना की प्रधानता है वो एक तरह से काव्य के उत्कर्ष के लिए है। और वह कल्पना की प्रधानता प्रकृति में हमें विशेष रूप से दिखाई देती है, क्योंकि यदि जूही की कली के की बात करें या संध्या सुंदरी की बात करें, तो वहाँ कल्पना के कारण काव्य को एक विशेष सौंदर्य प्राप्त हुआ है। यदि कवि की इतनी सुंदर कल्पना नहीं होती तो जूही की कली जैसी कविता को पढ़ते हुए हम इतना अधिक आनंदित नहीं हो पाते। तो वहाँ जो कल्पना का सौंदर्य है वो काव्य को एक उत्कर्ष देने में सक्षम है, जो छायावादी कविता का खास गुण है। क्योंकि इतने कम समय में, इतनी छोटी कालावधि में कविता का जो विकास हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद साहित्य का और कोई ऐसा युग नहीं होगा जो कालावधि में इतना कम होते हुए और गुणवत्ता में इतना आगे तक गया हो। यानी एक यात्रा जो खड़ी बोली की द्विवेदी युग में शुरू हुई थी, वह छायावाद में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। और वहां हमें खड़ी बोली की कविताओं का सर्वोत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। यदि हम संपूर्ण साहित्य में खड़ी बोली की रचनाओं का देखें तो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप हमें छायावाद में पंत के यहाँ, निराला के यहाँ, महादेवी वर्मा के यहाँ और जयशंकर प्रसाद के यहाँ दिखाई देता है। तो कल हमने बात की थी कि छायावाद जो युग है, इस युग में जब हम काव्य की बात करते हैं तो उसे हम छायावाद नाम देते हैं, और जब हम कथा साहित्य की बात करते हैं तो उसे प्रेमचंद युग नाम देते हैं। जब नाटक की बात करते हैं तो उसे प्रसाद युग नाम देते हैं, और जब आलोचना की बात करते हैं तो उसे हम शुक्ल युग नाम देते हैं। यानी सोचने की बात है कि यह जो कालावधि है उसमें हमारा हिंदी साहित्य सर्वाधिक विकास कर रहा था, क्योंकि काव्य के स्तर पर तो हम लोगों ने इस खड़ी बोली को 18 वर्षों में चरमोत्कर्ष पे जाते देखा ही। कथा साहित्य में, नाट्य साहित्य में, आलोचना साहित्य में भी हम लोगों ने बहुत अधिक विकास किया या बहुत लंबी यात्रा तय की। तो यह जो छायावादी युगीन है वह साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कालावधि है, जहां हमने काव्य के अंतर्गत भाव के स्तर पर, विषय के स्तर पर, शिल्प में भाषा के स्तर पर, छंद के स्तर पर, क्योंकि यहाँ एक और हमने पारंपरिक छंदों का चित्रण किया, पारंपरिक छंदों का प्रयोग किया, तो दूसरी तरफ निराला ने स्वयं इसी युग में छंद से कविता को मुक्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मुक्ति है कर्मों के बंधन से छुटकारा पा लेना, और कविता की मुक्ति है छंद के बंधन से छुटकारा पा लेना। तो इसी एक युग में हम देखते हैं कि हर प्रकार के छंद में भी हमें कविता दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो पारंपरिक छंद थे उनका प्रयोग तो हो ही रहा था, परंतु छंद मुक्त रचनाएं भी लिखी जाने लग गई। और स्वयं निराला ने उस छंद मुक्त कविता की अनुशंसा की, उस छंद मुक्त लेखन को उन्होंने बढ़ावा दिया, और उन्होंने यह कहा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। तो हमने यह देखा कि यह एक 18 वर्षों का ऐसा युग था जहां खड़ी बोली में काव्य लेखन न सिर्फ आरंभ हुआ, बल्कि वह भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, छंद के स्तर पर, अलंकार के स्तर पर, रस के स्तर पर सर्वोत्कृष्ट स्थान तक पहुंचता है, चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है। और जब भी हम हिंदी साहित्य के बेहतरीन कविताओं का उदाहरण देते हैं,
या कहीं पढ़ते हैं तो उसमें से अधिकतर उदाहरण छायावाद से ही प्राप्त होते हैं। तो छायावादीन जो युगीन जो कविता है उसका जो सौंदर्य है, उसमें जो समाज है, उसमें जो चित्रित समाज का आखिरी व्यक्ति है और वह जो समाज है जिसमें लोक मंगल की भावना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भक्ति काल में हमें लोक मंगल की भावना दिखाई दे रही थी। यानी छायावादी काव्य जो है वह भी समाज हित का काव्य है और वहाँ भी जो वैयक्तिकता का स्वर है वह वास्तव में समाज के हर व्यक्ति का स्वर है। और वहाँ जो कल्पना का प्रयोग है वो एक तरफ काव्य की खूबसूरती को बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हमारी जो सोचने की क्षमता है उस सोचने की क्षमता को भी बढ़ाने में वह सक्षम है। तो छायावादी काव्य न सिर्फ उस समय के लिए प्रासंगिक था बल्कि छायावादी काव्य के लिए आज भी कहा जाता है, माना जाता है कि वो जो रचनाएं हैं वो कालजयी रचनाएं हैं। क्योंकि यदि हम कामायनी की बात करते हैं या हम राम की शक्ति पूजा की बात करते हैं या फिर हम निहार या रश्मि की बात करते हैं या फिर पल्लव की बात करते हैं तो ये सारी रचनाएं ऐसी हैं जो कालजयी रचनाएं हैं। तो छायावादी काव्य का जो महत्व है वो यदि हम नामवर सिंह के शब्दों में जानना चाहें तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो परंतु उसमें जो उन 18 वर्षों में जो जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी इन सब ने जो कविताएं लिखी उसी से बोध होता है छायावाद का। और छायावाद वास्तव में वह राष्ट्रीय जागरण का स्वर था और उस राष्ट्रीय जागरण की कविता में अभिव्यक्ति थी जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता था और दूसरी ओर देश की पराधीनता से। तो हम लोग जिस हमारे देश और समाज की जो स्थिति थी उसमें जो हमारी मुक्ति की छटपटाहट थी उस मुक्ति की छटपटाहट को कवियों ने काव्य में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की और उसमें कल्पना का समावेश किया, उसमें प्रकृति का समावेश किया, उसमें अपने वैयक्तिक जीवन का समावेश किया, उसमें अपने समाज के लोगों के जीवन का समावेश किया। एक तरह से यह जो काव्य है वो बहुमुखी काव्य है। जिस प्रकार से आदिकालीन काव्य में हम देखते हैं कि एक तरफ राजाश्रय काव्य लिखा जा रहा था, दूसरी तरफ लोक साहित्य भी लिखा जा रहा था या तीसरी तरफ धर्म साहित्य भी लिखा जा रहा था, परंतु जो छायावादी काव्य है इसमें सभी कवियों की कविताओं में हम देखें तो जो प्रमुख भावना है वो मानवता की और मुक्ति की। वह मुक्ति देश की पराधीनता से मुक्ति है, वह मुक्ति हमारी अपनी जो कुंठाएं हैं उससे मुक्ति है, वह मुक्ति हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उससे मुक्ति है। और जब मुक्ति की आकांक्षा से साहित्य रचना होता है तो निश्चित रूप से वह साहित्य एक उत्कृष्ट साहित्य बन जाता है। तो छायावादी जो साहित्य है उसमें जो मानव हित की बात है, समाज हित की बात है और मुक्ति की जो कामना है वह उस साहित्य को एक विशेष रूप देता है, एक विशेष पहचान देता है और समग्र हिंदी साहित्य में छायावाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज की क्लास में छायावाद पर बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके अलग अलग विधाओं पर बात करेंगे जिसमें कथा पर, नाटक पर और आलोचना पर बात रखने की कोशिश करूंगी। और आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग अपने प्रश्न, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना ऑब्जर्वेशन मुझे देते रहें ताकि मैं भी अपने अध्ययन का जो दायरा है उसको बड़ा कर सकूं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एक लीक पर चलने के आदी हो जाते हैं और जो किताबें हमने पढ़ी होती है उसी किताबों तक हम सीमित होते जाते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि समय के साथ हम अपने अध्ययन को बढ़ाएं, अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अपने दायरे को बढ़ाएं। और मैं छायावाद को जितना देख समझ रही हूँ उससे ज़्यादा यदि आप देख समझ पा रहे हैं तो मुझे अवश्य अवगत होने दें। अब मैं देखती हूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। विजय पाठक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। धीरेन्द्र चौधरी काका जी प्रणाम करती हूँ। अंजना आपने लिखा कि वेरी सैड मैम, मुझे लगता है कि वेरी सैड मैम का तो अर्थ हो गया कि बहुत उदास हूँ मैम, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहना चाह रही हैं कि वेल सेड मैम, कि अच्छा बोला मैम। अब आपने क्या कहना चाहा है बेटा, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। मनोज कामत जी जुड़े हैं, नमस्ते करती हूँ मनोज कामत भाई जी। मान्यता सिंह हैं, खुश रहिए मान्यता। अंबिका आनंद हैं, खुश रहिए अंबिका। रामू भैया हैं, प्रणाम करती हूँ भैया। धीरेन्द्र चौधरी काका जी हैं। राजीव रंजन झा हैं, राजीव रंजन भाई जी प्रणाम करती हूँ। चंद्रभानु प्रसाद सिंह सर प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बहुत आभार सर, अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करें सर।
मिंटू झा मिश्रा है, नमस्ते बहन। अंजना है और सुजाता शर्मा है। सुजाता नमस्ते बेटा। अजय ब्रह्मात्मा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। आपकी प्रतिक्रियाओं की मुझे बहुत प्रतीक्षा रहती है, कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अदिति माहेश्वरी, अदिति आपका आना मुझे बहुत ही सार्थक लगा और ऐसी प्रतिक्रियाओं की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि आज आपने जो सवाल कहे वो सवाल मेरे मन में भी हैं और लंबे समय से हैं, परंतु जब एक सवाल के साथ एक और व्यक्ति का सवाल आ जाता है तो हमारी जो खोज की मुहिम है वो दुगनी हो जाती है। अदिति बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहें और अपना सहयोग बनाए रहें। निवेदिता दी प्रणाम करती हूँ, कई दिनों से दी आपको देखा नहीं था तो मैं चाह रही थी कि निवेदिता दी जुड़े, बहुत अच्छा लगा दी, बहुत बहुत स्वागत। अंजना आप लिख रहे हैं बेटा अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, तो बेटा अपने भावों को जब हम लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं तो उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। और जो छायावाद है उसके बारे में नामवर सिंह ने कहा कि जो राष्ट्रीय जागरण का भाव था उसकी जो काव्य में अभिव्यक्ति हुई वही छायावाद है। तो अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, व्यक्त करना, अपने भावों को बोलकर या लिखकर बताना। अमिता पांडे हैं। अमिता, लंबे समय से आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी, बहुत बहुत स्वागत है अमिता, और आप प्लीज जुड़े रहिए और आपकी प्रतिक्रिया की मुझे बहुत प्रतीक्षा रहेगी। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार अमिता। अदिति ने एक और बात लिखी है, आलोचकों ने स्त्रीवाद के साथ न्याय नहीं किया। सटीक, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये होता है कि जब तक आलोचक पुरुष रहेंगे वो स्त्रियों के साथ पूर्ण तरह से न्याय नहीं कर पाएंगे, वो चाह करके भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग नए सिरे से साहित्य की आलोचना करें, नए सिरे से हम लोग शोध करें और नए सिरे से हम लोग इन सब को पढ़ें, जानें, उस पर चर्चा करें। पूर्णिमा चतुर्वेदी हैं, खुश रहिए बेटा। अदिति, आपके सवाल पर मैंने गौर कर लिया है और इस पर मैं और ज़्यादा काम करने की सोच रही हूँ और ये मेरे मन में भी सवाल लंबे समय से चल रहा है। रूबी है बेटा, खुश रहिए बाबू, इसी तरह से पढ़ते लिखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप जुड़े रहते हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना सहयोग बनाए रहिए। मनोज कुमार सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ। और आप लोगों का विषय हिंदी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन आप लोग हिंदी को इतना ध्यान से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सुभाष सेन सर हैं, सर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और अदिति ने लिखा है प्रेजेंट मैम। अदिति, आपकी हाजिरी लग गई है और बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। सुमित कुमार लिख रहे हैं, क्षमा करेंगी महोदया, आज मैं लेट हो गया। ओके बेटा, क्षमा कर दिया। दीपिका शर्मा, हेलो मैम, हेलो बेटा। दीपिका शर्मा, रविंद्र कर्ण सर हैं, नमस्ते करती हूँ। सुमित बेटा, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। अंजना ने लिखा है कि व्यंजना का मतलब क्या होता है मैम, तो व्यंजना का अर्थ होता है बेटा, ये एक प्रकार की शब्द शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, मैंने क्लास में बताया था, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जहाँ पर अभिधा और लक्षणा से अर्थ नहीं निकलता है बल्कि व्यंजना से अर्थ निकलता है, यानी जो बात कही जाती है उसमें प्रत्यक्षतः बात नहीं कही जाती है लेकिन उस बात का अर्थ निकल कर आ जाता है, वहाँ व्यंजना होता है। तो अभी जो छायावाद की परिभाषा हम दे रहे थे उसमें जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत होता है और जो उसकी व्यंजना करती है और छाया के रूप में होती है, यानी अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो जाता है। दिनेश चौरसिया भाई, आप मुंबई से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। दीपिका लिख रही हैं, नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। जनार्दन मिश्रा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। प्रेमचंद बेटा नमस्ते। आरती बेटा नमस्ते, खुश रहिए बाबू। अंजना खुश रहिए। वैशाली खुश रहिए। और मेरे पति देव हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सचिदानंद, आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। आपके बारे में मैं पब्लिकली ज़्यादा नहीं कहूँगी पर बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रियंका तिवारी बेटा खुश रहिए। और अमरनाथ मिश्रा भाई जी हैं, प्रणाम करती हूँ भाई जी। तो आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे 12:30 बजे और कल हम लोग बात करेंगे इसी कालावधि के
कथा साहित्य, नाट्य साहित्य और आलोचना साहित्य पर। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद, आभार। चंद्रकांता किंडा मैम जुड़ गई हैं। मैम नमस्ते करती हूँ, पर अभी तो क्लास खत्म हो रही है। कल हम लोग मिलेंगे मैम 12:30 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सबको प्रणाम।